हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 6। ये चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। ये जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस इंट्रोडक्टरी पार्ट से आपको लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर की थोरो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसकी एक्सरसाइजेज जितनी भी हैं इस चैप्टर की आपको बहुत ईजी लगेंगी अगर आप इंट्रोडक्शन को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो जो शुरुआत है इस चैप्टर की वो मैं करूंगी कुछ बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस के साथ, क्योंकि चैप्टर ज्योमेट्री का है तो कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, कुछ टर्म्स हैं जो बार बार यूज होगी चैप्टर में, तो आपको सबसे पहले मैं वही क्लियर करवाऊंगी। ठीक है, और फिर हम करेंगे इसकी कुछ थ्योरम्स, कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इस चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे ज्योमेट्री का जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे। ज्योमेट्री का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? पॉइंट। ठीक है, गॉट इट। तो पॉइंट होता क्या है? पॉइंट मीन्स इट इज अ लोकेशन ऑन अ प्लेन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। जैसे मैंने ये डॉट बनाया, दिस इज कॉल्ड अ पॉइंट। इसका हम कुछ नाम भी रख सकते हैं, जैसे मैंने रखा है इसका नाम पॉइंट ए। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं किसी प्लेस की लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, बस इतना सा। अब नेक्स्ट आपको सीखना है कि व्हाट इज अ लाइन। लाइन क्या है? ठीक है, वैसे मुझे पता है कि आपने ये सब कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे छोटे क्लासेस में, बस मैं आपको एक बार रिकैप्चुलेट करवा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है ना लाइंस एंड एंगल्स, तो हम लाइंस तो पहले पढ़ लें, बाद में देखते हैं कि आगे इसमें क्या थ्योरम्स है, क्या प्रॉपर्टीज है, क्या एंगल्स हैं। ठीक है, क्योंकि एंगल्स तो लाइन से ही बनते हैं। तो चलिए, लाइन क्या होता है? लाइन होता है कि अगर मैं ये जो जैसे डॉट बनाया ना मैंने, बहुत सारे डॉट्स को, ये दिख रहा है आपको, बहुत सारे डॉट्स जैसे मैंने ये बनाए, ठीक है, इनफाइनाइट जैसे मैं डॉट बनाते जाऊं, बहुत सारे डॉट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो बन जाती है एक लाइन। ठीक है, ये बहुत सारे डॉट थे, मैंने ज्वाइन कर दिया, नाउ इट इज अ लाइन। लाइन को हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये एरो जो बनाए हैं मैंने दोनों तरफ, इसका मतलब क्या हो गया कि जो लाइन है इट हैज नो एंड पॉइंट्स। व्हाट इट हैज नो एंड पॉइंट्स। नो एंड पॉइंट्स का मतलब क्या हो गया कि ये इस तरफ भी एक्सटेंड हो सकती है, इस तरफ भी एक्सटेंड हो सकती है, इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती। ठीक है, और अगर हमें लाइन को रिप्रेजेंट करना हो, आपको मान लो बताना है कि एक लाइन है, इसका नाम क्या है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। सपोज इसका नाम है P, यहाँ पे मैंने रख दिया Q, तो हम कहेंगे इस लाइन का नाम क्या है? PQ। और लाइन का सिंबल होता है इस तरह से, इस PQ के ऊपर हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे एक लाइन, दो एरो बनाएंगे, दिस इज अ सिंबल टू रिप्रेजेंट अ लाइन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट जो है इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन which has two end points। अगर हम लाइन का कोई इतना सा पार्ट ले लें जिसके दो एंड पॉइंट्स हो, जैसे मैं यहाँ से यहाँ इतनी सी एक लाइन का पार्ट ले लूँ जिसके दो एंड पॉइंट्स हो, एक एंड पॉइंट ये, एक एंड पॉइंट ये, नाउ इट इज अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट जो है इट हैज डेफिनेट लेंथ, इसकी एक फिक्स लेंथ है। देखो यहाँ पे मैंने एरो नहीं बनाए, एरो ना होने का मतलब है कि यहां से शुरू हो रही है और यहां पे खत्म हो रही है। x से शुरू हुई, p पे खत्म हुई, और सपोज दिस इज एक्स वाई, तो x से शुरू हुई, y पे खत्म हुई। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे? जब हमें लाइन सेगमेंट को लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं एक्स वाई और ऊपर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा है ना? जब हमें लाइन सेगमेंट लिखना हो तो लाइन सेगमेंट का नाम लिखते हैं, ऊपर दो एरो डालते हैं, यहाँ पे सीधा लाइन डालेंगे और इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम सीखते हैं कि एक और चीज कि जो ये लाइन सेगमेंट है और लाइन है, इसमें एक तो डिफरेंस ये है कि लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। ठीक है, इट हैज टू एंड पॉइंट्स। ठीक है, एंड इसके बारे में और याद रखना है आपने कि इट हैज अ डेफिनेट लेंथ। इसकी जो लेंथ है वो फिक्स होगी कि ये 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, कितनी है, 5 सेंटीमीटर है,
और हम इसको मेज़र कर सकते हैं। लाइन की लाइन जो है उसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती, इसलिए हम इसकी लेंथ को मेज़र भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। अब आगे आपने सीखना है कि रे क्या होती है। ठीक है, रे सीखने के लिए पहले हम इसको रैप कर लेते हैं जल्दी से। नाउ सी, रे क्या होता है कि अगर हम व्हाट इज अ रे पहले लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हम लाइन का वो पार्ट लें जिसका एक एंड पॉइंट हो पर दूसरी साइड से वो एक्सटेंड हो रही हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं दिस इज अ रे। जैसे मैंने यहाँ पे बना दी, सपोज इसका नाम है एक्स वाई। ये जो एक्स वाई है, इस डॉट का मतलब है यहाँ से ये स्टार्ट हुई है, और यहाँ पे जो एरो है इसका मतलब है यहाँ से ये एक्सटेंड होती जा रही है। तो दिस इज कॉल्ड अ रे। अब अगेन जो रे है इसकी नो डेफिनेट लेंथ, नो लेंथ, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि ये वाई कहाँ जाके रुकेगा। इसकी डेफिनेट तो लेंथ है ही नहीं, फिक्स ही नहीं है, तो हम इसको कह सकते हैं कि इसकी डेफिनेट लेंथ भी नहीं है, हम इसको मेजर भी नहीं कर सकते। एंड वन मोर थिंग इज, इसका वन एंड पॉइंट होता है। ठीक है, इट हैज वन एंड पॉइंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस रे का एंड पॉइंट क्या है, ये दिस इज द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट, और यू कैन से इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, असली में इसको स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं, इसका स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब रे को अगर हमें ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे लिखते हैं। मुझे बताना है कि ये एक्स वाई एक रे है, कैसे लिखेंगे। इसके लिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, हम इस तरह से लिखेंगे एक्स वाई, जहां पे ये स्टार्ट हो रही है ना उसका नाम पहले लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद जहां से एक्सटेंड हो रही हो उसका नाम लिखेंगे, और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो मैंने ऐसे वाला एरो बनाया ना, दिस इज अ सिंबल फॉर रे। ये रे को रिप्रेजेंट करता है कि ये रे है। ठीक है, जैसे आपको किसी के ऊपर ये दिखे, यू कैन से दैट दिस इज अ रे। ठीक है, अब कुछ बच्चे ना इसको कभी कभी ऐसे लिख देते हैं, जैसे अगर किसी ने ऐसा लिख दिया वाई एक्स और ऐसे। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग, आपको ऐसे नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि इसका सही फॉर्मेट है ये कि जहां से स्टार्ट हो रहा है पहले उस पॉइंट का नाम, फिर जहां से एक्सटेंड हो रहा है उसका नाम। ठीक है, गॉट इट। अब अगला जो टॉपिक है वो है एंगल्स। तो एंगल या एंगल्स कैसे बनते हैं, सबसे पहले हमें यही सीखना है। तो एन एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। मतलब कि अगर दो रेज एक ही एंड पॉइंट से ओरिजिनेट करें, जैसे ये एक एंड पॉइंट है, एक रे यहाँ से यहाँ चली गई और इसी एंड पॉइंट से एक रे यहाँ से यहाँ चली गई, तो अब इन दोनों रेज ने मिलके जो फिगर बना दी, दिस इज कॉल्ड एन एंगल। ठीक है, आपको डेफिनेशन समझ आ गई ना, व्हाट इज एन एंगल। एन एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब ये देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब मैं इसका नाम रखती हूँ, सपोज मैंने इसका नाम रखा ए, और ये जो रे है ये है ए बी, और दूसरी रे है ए सी। ठीक है, अब ये जो पूरा एंगल बना ना, इस एंगल को जिन जिन रेज ने मिलके बनाया, जैसे एक रे ये थी, एक रे ये थी, इनको हम कहते हैं, ये क्या है, इसकी आर्म्स। ठीक है, ये इसकी आर्म्स हैं। ठीक है, आर्म्स मतलब क्या हो गया, ये इसकी बाजुएं हैं। और जो पॉइंट था ना जहां पे दोनों ओरिजिनेट हुए, जहां दोनों मिले, ये वाला पॉइंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। वर्टेक्स। ठीक है, तो इस एंगल का वर्टेक्स क्या है, ए पॉइंट, और आर्म्स क्या है, एक आर्म है ए बी, एक आर्म है ए सी। ठीक है, ए बी भी इसकी आर्म है, ए सी भी इसकी आर्म है। ठीक है, दीज आर आर्म्स फॉर द एंगल, एंड पॉइंट ए इज द वर्टेक्स। ठीक है, ये बात समझ आ गई ना। अब यहां देखो, अगर हम
एंगल्स की मेजरमेंट के हिसाब से उनको अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई करेंगे तो हम पाएंगे कि एंगल्स तो 5 तरह के होते हैं। ठीक है, कितने तरह के? 5 टाइप्स के। कौन कौन से? एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। एक्यूट एंगल हो गए ऐसे एंगल जिनका मेजर कितना होता है? लेस देन 90। ठीक है, ऐसे एंगल जो 90 से क्या हो? कम। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ विच इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो वो हो गए एक्यूट एंगल। राइट एंगल कौन से होंगे? एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो एग्जैक्ट 90 होते हैं वो हो गए राइट एंगल। ऑब्ट्यूज क्या हो गए? ऐसे एंगल जिनका मेजर 90 डिग्री से ज्यादा हो, जैसे ये 90 से ज्यादा है, सपोज इट इज 110 डिग्री, नाउ इट इज ऑब्ट्यूज एंगल। अब स्ट्रेट एंगल, ऐसा एंगल जिसका मेजर एग्जैक्टली 180 डिग्री हो। ठीक है, उसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल बेसिकली एक लाइन के सिमिलर होता है। ठीक है, ऐसे एक लाइन सी बनाता है। नाउ रिफ्लेक्स एंगल, ऐसा रिफ्लेक्स एंगल क्या हुआ? एक ऐसा एंगल जिसका मेजर 180 से ज़्यादा हो पर 360 से कम हो। ठीक है, ऐसा एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 360 डिग्री बट इट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। ठीक है, जैसे ये एंगल जो मैंने बनाया, दिस इज अ रिफ्लेक्स एंगल। हो सकता है ये हो 290 डिग्री, ठीक है, 310 डिग्री, वट एवर इट इज, तो दिस इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ एंगल बेस्ड ऑन द मेजरमेंट। इसके बाद नेक्स्ट आपको पढ़ना है कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं कि अगर हम दो एंगल्स बनाएं, जैसे एक एंगल है ये, एक एंगल है ये, इस तरह से बनाए जाएं कि उनमें एक आर्म जो है वो कॉमन हो। ठीक है, जैसे एक एंगल है ये, इसका नाम क्या है? एंगल DBC और BCD। ठीक है, एंगल सपोज मैं लिखूँ यहाँ पे CBD, एक एंगल है CBD, और दूसरा जो ये एंगल है इसका नाम क्या है? एंगल ABD, एंगल ABD। ठीक है, इन दोनों एंगल्स को ध्यान से देखो। इन दोनों एंगल्स में ये जो आर्म है ना, ये वाली, ये कॉमन है। ठीक है, कॉमन का मतलब है कि इस एंगल का भी ये पार्ट है और इस एंगल का भी ये पार्ट है, तो हम कहेंगे ये दोनों के दोनों एंगल्स क्या है? एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब ऐसे दो एंगल्स जिनमें एक आर्म कॉमन हो, उन्हें कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, और उनका वर्टेक्स भी कॉमन होता है। जैसे यहाँ पे B जो है इस एंगल का भी वर्टेक्स है और B इस एंगल का भी वर्टेक्स है। ठीक है, बात समझ आ गई? एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, जुड़े हुए, जो कि आपस में एक आर्म की हेल्प से जुड़े हुए। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने पढ़ना है इसके बाद लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, एडजेसेंट एंगल समझ आ गया ना क्या होता है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं कि अगर हम इस तरह से दो एंगल्स बनाए, जैसे मैं ये बना रही हूँ, एक एंगल है ये, ठीक है, और एक एंगल है ये। अब ये दोनों एंगल भी एडजेसेंट है, लेकिन ये इस तरह से बने हैं कि इनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स है ना, देखो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स ही हैं। ये आर्म तो होगी इनकी कॉमन, ठीक है, ये वाली होगी कॉमन। जो ये नॉन कॉमन आर्म्स हैं, यहाँ पे जो मिल रही हैं, इन्होंने मिलके एक लाइन बना दी, इसलिए इनका नाम है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, ऐसे एंगल्स जो मिलके एक लाइन बनाते हैं, ठीक है, जिनकी नॉन कॉमन आर्म्स एक लाइन बना दे, उसे कहते हैं लीनियर पेयर। लीनियर शब्द ही लाइन से निकल रहे हैं ना, तो बस इस तरह से आप याद करना। और आपने इसमें याद रखना है कि जब भी दो एंगल्स मिलके लीनियर पेयर बनाते हैं, उनका जो एंगल सम होता है, उन दोनों एंगल्स को प्लस करके हमेशा कितना आता है? 180 डिग्री। ठीक है, एक स्ट्रेट एंगल बन जाता है। अगर ये एंगल है 60 डिग्री तो ये कितना होगा? 120 डिग्री। ठीक है, अगर ये एंगल है 50 डिग्री तो ये कितना होगा? ये ऑब्वियसली 130 डिग्री। ठीक है, बात समझ आई? लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं? इसके बाद आपने एक और टाइप ऑफ एंगल्स पढ़ने हैं। वो कौन से होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे बनते हैं वो? अगर हम एक लाइन ऐसे बनाएं, एक लाइन ऐसे बनाएं, ठीक है, तो देखो
यहाँ पे एक एंगल बन गया ये, ठीक है, इसने मिलके बनाया, एक एंगल बन गया ये। तो इस एंगल और इस एंगल का वर्टेक्स यहाँ पे कॉमन है ना, कॉमन। सपोज इस लाइन का नाम है ए बी एंड दिस इज सी डी। तो ए बी और सी डी ने मिलके यहाँ पे जो एंगल बनाए वो कौन से हैं? एक एंगल हो गया ये, एक एंगल ये। इसी तरह से एक एंगल बना ये, एक एंगल बन गया ये। तो इन एंगल्स को कहते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसे एंगल जिनका वर्टेक्स आपस में जुड़ता हो। जैसे अगर इस पॉइंट का नाम मैं ओ रखूं तो एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, ये और ये जो एंगल है ये दोनों मिलके बन गए वर्टिकल अपोजिट एंगल। और ये हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है, हमेशा ये इक्वल होंगे। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। इसी तरह से ये जो एंगल है ना, ये वाला, और जो ये एंगल है, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे क्योंकि इस और इस एंगल का वर्टेक्स भी यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। ये भी क्यों है? क्योंकि दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। आप ऐसे याद रख लो, जब भी दो लाइंस कभी भी इस तरह से क्रॉस बनाएंगी ना, तो ये जो अपोजिट एंगल्स हैं ये इक्वल होंगे, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। क्यों? क्योंकि दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। समझ आ गया? अब नेक्स्ट आपने सीखना है एक और चीज, वो है नेक्स्ट आपने सीखना है इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है और पैरेलल लाइंस क्या है, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। इंटरसेक्टिंग मतलब कि ऐसी लाइंस जो किसी पॉइंट पे एक दूसरे को टच करें, उन्हें कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे पी क्यू एंड आर एस, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये टच कर रहे हैं, इस पॉइंट पे कुछ नाम लिखते हैं ओ, तो हम कहेंगे पी क्यू एंड आर एस आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। और ऐसी लाइन्स जो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे टच ना करें, चाहे हम उसको एक्सटेंड करें यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो उनको कहते हैं पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स को हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स भी कहते हैं, ठीक है। और हमेशा जब भी दो लाइन्स आपस में पैरेलल होती है ना, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये हमेशा सेम रहता है, ठीक है। सेम डिस्टेंस थ्रू आउट, सेम डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं ऐसी दो लाइन्स बना लूँ, सपोज मैंने ये और ये बना दी, अब बताओ क्या ये लाइन्स इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल्स है? बताइए। यस, ये दोनों लाइन्स जो हैं ये आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहेंगी, क्योंकि फिलहाल तो ये एक दूसरे को टच नहीं कर रही, लेकिन अगर इनको एक्सटेंड किया जाए तो ये किसी ना किसी पॉइंट पे टच करेंगी, इसलिए हम इनको पैरेलल लाइन्स नहीं कहते, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इस चैप्टर में आपने जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है वो है पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल। अगर आपके पास दो लाइन्स हो, जैसे एक लाइन है मेरे पास एन, एक है एन, ये दोनों की दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। और एक लाइन है जो यहाँ से जा रही है, सपोज इसका नाम है एल। ये जो एल लाइन है ये इन दोनों लाइन्स को एक एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई, टच करती हुई आगे जा रही है। तो ऐसी लाइन जो दो लाइन्स को टच करे उसे कहते हैं ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये टर्म आपको याद रखनी है। अब अगर दो पैरेलल लाइन्स हो और उनको एक ट्रांसवर्सल टच करती हुई, इंटरसेक्ट करती हुई आगे जाए, तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज बनती हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। क्या बनती है? देखो, सबसे पहले आप इस फिगर को ध्यान से देखो। इस फिगर में अगर आप ऑब्जर्व करो तो इस ट्रांसवर्सल और इस पैरेलल लाइन ने कितने एंगल्स बनाए? एक एंगल बना दिया यहाँ, एक बनाया यहाँ, एक बनाया यहाँ, एक बनाया यहाँ। देखो ये देखो 1 2 3 4 4 एंगल्स बन गए ना यहाँ पे, ठीक है। मैं इनके नाम रख देती हूँ। सपोज मैंने इसका नाम रखा एंगल 1, इसका 2, इसका नाम रखा 3, इसका रखा 4, ठीक है। अब इसको भूल जाओ, इसको देखो, इस ट्रांसवर्सल ने इस लाइन के साथ भी 4 एंगल्स बना दिए। कैसे बना दिए? देखो, एक एंगल तो यहाँ बना दिया, सपोज मैंने इसका नाम रख दिया एंगल 5। एक एंगल यहाँ बनाया, इसका नाम है 6 मान लो, ठीक है। एक एंगल यहाँ बनाया, इसका नाम मैंने 7 रखा, इसका 8। तो टोटल मिला के 4 और 4 8 एंगल्स बन गए ना। अब इन 8 एंगल्स की ना आपस में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ रिलेशंस हैं जो आपको याद रखने हैं। पहले तो हम याद रखते हैं कि इन एंगल्स को कहते क्या है, ठीक है। मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल टर्म्स में ये किस तरह के एंगल्स बन गए, पहले आपने ये याद रखना है। फिर इनके रिलेशन क्या है आपस में, ये याद रखना है। अगर ये याद हो गया तो समझो आपको चैप्टर बिल्कुल आसानी से आ गया,
ठीक है, अब ध्यान से सोचो जाओ, मुझे उम्मीद है कि एक ही बार आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। देखो पहले ये देखो कि ये जो पैरेलल लाइंस है ना, इसने ये जो एंगल बनाया ना 1 2 7 और 8, ऐसे देखो यहाँ मैं फिगर बनाती हूँ, ये ट्रांसवर्स है ना, तो ये जो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है, इन लाइंस के अंदर नहीं, इन लाइंस के बाहर ऊपर और नीचे जो एंगल्स बनाए ना, इनको कहते हैं हम एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, कौन कौन से एंगल बन गए एक्सटीरियर एंगल्स? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल यहाँ पे लिखती हूँ मैं एंगल 8। ठीक है, ये चारों कौन से एंगल है? एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब यहाँ पे हुआ कि जो पैरेलल लाइंस है उनके बाहर है, ये इन पैरेलल लाइंस के ऊपर है, ये वाले नीचे है। ठीक है, अब अगर अब उल्टा हम देखें, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो इन पैरेलल लाइंस के बीच में एक एंगल ये बना, एक एंगल ये, एक ये, एक ये, तो इनके नाम क्या रखे थे? 3 4 6 और 5। ठीक है, दिस इज 5। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो 3 4 6 5 है ना, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 6 एंड एंगल 5, ये कौन से एंगल है? इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, बहुत बच्चों को ना इस चैप्टर में यही कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि बार बार यहाँ पे टर्म्स यूज होंगे, इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स। तो पहले ये समझ लो, इंटीरियर मतलब इन पैरेलल लाइंस के अंदर वाले एंगल्स, ये वाले। एक्सटीरियर मतलब इन पैरेलल लाइंस के बाहर वाले एंगल। ठीक है, टोटल एंगल्स बने 8, 4 एक्सटीरियर है, 4 इंटीरियर। बात समझ आ गई? ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आपने सीखनी है कोरिस्पोंडिंग एंगल्स की। ठीक है, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं? कोरिस्पोंडिंग हो गए यहाँ पे देखो, अगर मैं इस ट्रांसवर्सल की एक तरफ, या तो इस तरफ या इस तरफ, ठीक है, एक ही तरफ, देखो मैं यहाँ पर डस्टर रखती हूँ, अब देखो, अब दिख रहा है ना, अगर मैं ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड या राइट साइड एक ही तरफ वाला एक एक्सटीरियर एंगल लूँ, एक इंटीरियर एंगल लूँ, तो इनको हम कहेंगे कोरिस्पोंडिंग एंगल। ठीक है, जैसे यहाँ पे एंगल 1 एंड एंगल 5। ठीक है, एंगल 1 का कोरिस्पोंडिंग क्या है? एंगल 5। अब अगर मैं एंगल 4 लूँ, तो एंगल 4 इंटीरियर है, तो इसका कोरिस्पोंडिंग एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा? 8। तो एंगल 1 एंड 5, एंगल 4 एंड एंगल 8। ठीक है, ये हो गए कौन से एंगल? कोरिस्पोंडिंग एंगल। अगर मैं इसको इस तरफ रखूँ, अब देखो, ट्रांसवर्सल के इस तरफ एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल, एक मैं एंगल 2 ले लूँ और एक एंगल 6 ले लूँ, तो 2 और 6 क्या बन गए? ये भी बन गए कोरिस्पोंडिंग एंगल, एंगल 2 एंड एंगल 6। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं एंगल 3 लूँ, तो एंगल 3 का कोरिस्पोंडिंग क्या आएगा? 7। ठीक है, ये देखो 3 इंटीरियर है, तो एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर, तो एंगल 3 एंड एंगल 7, ये सारे पेयर क्या है? कोरिस्पोंडिंग एंगल्स के। ठीक है, जब भी दो लाइंस पैरेलल होंगी, तो ये जो कोरिस्पोंडिंग एंगल होंगे ये हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, दे आर इक्वल, यानी कि एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा। ठीक है, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा, इसी तरह से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस की एक प्रॉपर्टी ये है। हमने क्या सीखा? हमने यहाँ सीखा कि पहले तो सीखा हमने कोरिस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं। एक एक्सटीरियर एंगल लो, ट्रांसवर्सल की एक ही तरफ एक एक्सटीरियर एंगल, एक इंटीरियर एंगल, दीज आर कॉल्ड कोरिस्पोंडिंग एंगल्स। और ये अगर लाइंस पैरेलल हो तो ये इक्वल है। ठीक है, अगर ये लाइंस पैरेलल नहीं है तो ये इक्वल नहीं होते फिर। ठीक है, अगर देखो इस बात को समझने के लिए ना मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ कि मान लीजिए आपके पास ये दो लाइंस हैं। अब देखो ये दोनों लाइंस जो है ये पैरेलल नहीं है, अब ये ट्रांसवर्सल है, तो इस ट्रांसवर्सल में भी ये एंगल और ये एंगल तो बन गया ना कोरिस्पोंडिंग एंगल। ठीक है, लेकिन इस केस में ये एंगल जो है ये इक्वल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि लाइंस पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो आपने याद रखना है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन द पेयर ऑफ कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, या इसका उल्टा, इफ इन केस ऑफ टू लाइंस
corresponding angles are equal, then the lines are always parallel. मतलब अगर दो एंगल्स जो कि आपस में corresponding है वो equal है, तो इसका मतलब है वो lines parallel ही होंगी. ऐसा हो ही नहीं सकता कि corresponding angle equal हो और lines parallel ना हो. ठीक है, ये आपने थ्योरम है, याद रखनी. और दूसरा इसका अपोजिट कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनका corresponding एंगल इक्वल होगा. ठीक है, अगर नॉन पैरेलल है तो इक्वल नहीं होगा. करेक्ट. अब नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एंगल्स पढ़ते हैं. नेक्स्ट है आपके पास दो तरह के एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. अभी मैंने आपको वीडियो में पहले सिखाया था कि इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं. तो ऑल्टरनेट इंटीरियर और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इसको मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ. जब भी दो लाइंस पैरेलल हों और बीच में एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो ये जो एंगल बनती है ना, ये देखो एक एंगल आपने करना क्या है, जो ट्रांसवर्सल है ना, ट्रांसवर्सल की एक तरफ का ये एंगल लेना है, इंटीरियर एंगल. ठीक है, ट्रांसवर्सल है ये जा रही, इसकी ट्रांसवर्सल का मैंने इस तरफ, ये कौन सा हैंड है मेरा, लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड का अगर मैंने इंटीरियर एंगल ये लिया तो दूसरा एंगल कौन सा लेना है हमने, इसके राइट हैंड का ये वाला एंगल. ठीक है, इंटीरियर एंगल, लेकिन इसकी अपोजिट साइड का, वो भी अगर मैंने ये ऊपर वाला लिया तो ये नीचे वाला, इनको कहते हैं हम ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. ठीक है, अब इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि जैसे अगर मैं इसको ऐसे करके ऐसे बनाऊं तो यहाँ Z बनता है. ठीक है, जब दो एंगल्स इस तरह से Z बनाते हैं ना, देखो Z बन रहे हैं ना, Z का एक इधर एंगल है, एक इधर एंगल है. यहाँ पे वापिस ड्रॉ करते, देखो इसको अगर मैं अलग से ड्रॉ करूँ तो ये कुछ ऐसे ही है ना, एंगल 4 यहाँ है और एंगल 6 यहाँ है, और ये फिगर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये Z की कुछ शेप ले रही है. तो ऐसे एंगल्स को कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है पैरेलल लाइन के केस में यहाँ पे कौन कौन से बन गए, एंगल बन गया एक 4 और दूसरा बन गया एंगल 6. एंगल 4 को ऑल्टरनेट है एंगल 6. अब इसी तरह से अगर मैं ये वाला एंगल लेती हूँ, ठीक है, एंगल 3 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, ऐसा एंगल जो इसके ऑल्टरनेट वाली साइड हो और इंटीरियर वो होगा 3, तो सॉरी 5, 3 and 5, तो एंगल 3 एंड एंगल 5. ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, अगर मैं इसको भी ध्यान से देखूँ तो देखो यहाँ Z बन रहा है ना, ऐसे बन रहा है, ऐसे आ रहा है, फिर यहाँ से थोड़ा ऐसे जा रहा है, देन ऐसे, तो ये देखो ये उल्टा Z बन गया, ऐसे ऐसे ऐसे, ये एंगल 3 यहाँ बैठा हुआ है और एंगल 5 यहाँ है, तो ये बन गया Z. नाउ विल से दैट ऑल्टरनेट एंगल्स हियर आर 4 and 6 and 3 and 5, ये हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन अगर पैरेलल नहीं है तो ये एंगल्स इक्वल नहीं होते. ठीक है, अब हम सीखेंगे कि ये यहाँ पे इसका मतलब हो गया, आपने याद रखना है कि हियर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 and angle 3 is equal to angle 5. Why? Because these are alternate interior angles. ठीक है, अब हम सीखते हैं कि alternate exterior angles कौन से होंगे. alternate exterior angles होंगे जैसे यहाँ पे है हमारा angle 1 and angle 7 और angle second हो गया angle 2 and angle 8. ठीक है, 1 and 7 कैसे हुआ, अब इसको वापस देखो ध्यान से, यहाँ पे एंगल नंबर 1 है ये और 7 है ये. ठीक है, अब हमने क्या करना है, ऑल्टरनेट एंगल लेने हैं लेकिन एक्सटीरियर. जैसे 1 एक्सटीरियर एंगल है तो इसका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर कौन सा होगा कि जो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड हो और नीचे हो और एक्सटीरियर हो. तो 1 है इस तरफ वाला लेफ्ट साइड, तो ट्रांसवर्सल के राइट साइड नीचे की तरफ कौन सा होगा, 7. इसी तरह से 2 है राइट साइड वाला एंगल, तो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड वाला नीचे वाला एंगल 2 का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, 8. ठीक है, ये ध्यान से समझ लेना. तो अगर लाइंस पैरेलल हो तो ये होते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी हमेशा पैरेलल लाइंस के केस में इक्वल होते हैं. इफ two alternate interior or exterior angles are equal, then the lines are always parallel, and if they are not equal, then the lines are not parallel. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक और कैटेगरी ऑफ एंगल्स जो कौन सी है हमारी, पहले इसको मैं रब कर लेती हूँ सारा. ये कैटेगरी है नेक्स्ट हमारी इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. कि अगर हम ट्रांसवर्सल की, ये ट्रांसवर्सल है ना L, इसकी एक ही तरफ वाले इंटीरियर एंगल्स हैं. जैसे अगर मैं इस ट्रांसवर्सल के राइट साइड के इंटीरियर एंगल लूँ तो वो कौन से होंगे, 3
और 6, और अगर लेफ्ट साइड के लूँ तो कौन से होंगे 4 एंड 5। तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल्स कौन से हो गए, एंगल 4 एंड एंगल 5, कि दोनों के दोनों इंटीरियर हो और एक ही साइड हो, इस तरफ वाले या इस तरफ वाले। और दूसरा कौन सा बन गया, एंगल 3 एंड एंगल 6। तो इस केस में क्या होता है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या वर्ड यूज किया, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब हो गया, यहाँ से देखो ध्यान से, कि एंगल 4 और एंगल 5 को अगर ऐड किया जाए, ये एंगल 4 है ना और एंगल 5 है, इन दोनों का सम हमेशा कितना आएगा, 180 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं एंगल 3 और 6 को ऐड करूं, जैसे मैंने यहाँ पे एंगल लिखा 3 प्लस एंगल 6, तो ये भी क्या आएगा, हमेशा 180 डिग्री। तो आपको ये थ्योरम याद रखनी है कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, दे आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये तो थी एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन इस चैप्टर की। अब आप इस चैप्टर को आपको किस तरह से पढ़ना है, देखो एक तो पहले आपको ये डेफिनेशंस, ये कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये अच्छे से क्लियर कर लेने हैं। उसके बाद आपको जो एक्सरसाइज आएगी इसमें मोस्टली आपको ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें कोई फिगर दी होगी और उस फिगर में क्या होगा कि कुछ एंगल्स आपको दिए होंगे और कुछ एंगल आपने फाइंड करने होंगे इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके। मैं एक आपको छोटी सी एग्जाम्पल करवा देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपको ये फिगर दी है, सपोज दीज आर 2 लाइन्स। ठीक है, ऐसे ये फिगर दे दी आपको। अब इस फिगर में आपको एक एंगल दे दिया है, सपोज आपको ये कहा गया है कि दिस एंगल इज इक्वल टू सपोज इट इज 30 डिग्री। ठीक है, और आपको कहेंगे कि फाइंड ऑल द अदर एंगल्स। ठीक है, आप सपोज इस एंगल का नाम है, सपोज दिस इज ए, बी, सी एंड डी। तो आपको ये दे दिया है कि इन दिस फिगर एंड दिस पॉइंट इज ओ, एंगल ए ओ डी इज 30 डिग्री, फाइंड द ऑल अदर एंगल्स। आप क्या करोगे, आप देखोगे कि अब जो एंगल आपने दिया है और जो आपने एंगल फाइंड करने हैं उनका कुछ रिलेशन है क्या। जैसे अगर मैं इससे शुरू करूं, इस और इस एंगल का तो रिलेशन बन रहा है। कैसे बन रहा है कि अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये इसको भूल जाओ, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ऐसे करके। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन के दोनों एंगल्स बन रहे हैं, ये तो लीनियर पेयर बना रहे हैं। इस एंगल और इस एंगल को मिला के कितना बनना चाहिए फिर, 180। इसका मतलब हो गया कि एंगल सी ओ ए प्लस एंगल ए ओ डी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। इन दोनों को मिला के तो 180 होना चाहिए। अब ए ओ डी जो 30 डिग्री है, तो सी ओ ए कैसे फाइंड करेंगे हम 180 से माइनस कर देंगे इसे। तो हम लिखेंगे एंगल सी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 50 डिग्री, सॉरी 150 डिग्री। तो हमें ये एंगल मिल गया 150 डिग्री। ठीक है, हमने इस एंगल की हेल्प से ये एंगल तो फाइंड कर लिया, लेकिन अभी भी 2 एंगल बच गए। अब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है और ये फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको करने के बहुत मेथड है, लेकिन हम सबसे सिंपलेस्ट और शॉर्टेस्ट मेथड देखेंगे। जो कुछ हमने भी पढ़ा ना उन्हीं में से देखेंगे हम क्या रिलेशन ऐसा यूज करें कि ये सॉल्व हो पाए। पहले हम इसको देखते हैं। देखो ये एंगल और ये एंगल जो है, हमने पढ़ा था कि 2 लाइन जब आपसे क्रॉस बनाती है ना तो ये एंगल इसके बराबर होता है, क्योंकि ये क्या होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो इसका मतलब हो गया अगर ये 30 है तो ऑब्वियसली ये भी 30 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, देयरफॉर एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। कि एंगल ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये भी 30 है, और यहाँ पे इसका रीजन लिख देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा V फॉर वर्टिकली, O फॉर ऑपोजिट, A फॉर एंगल्स। ठीक है, अब बच कौन सा गया, ये वाला एंगल। ये कैसे फाइंड करेंगे, हम इसी तरह से देखेंगे कि ये और ये जो एंगल है ये भी तो वर्टिकल अपोजिट है ना, ये और ये भी, तो ये इसका वर्टिकल अपोजिट हो गया, तो ये भी मिल गया हमें 150 डिग्री। तो हम लिख देंगे एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ ए
विच इज इक्वल टू 150 डिग्री। यहाँ पे भी रीजन दे देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसमें कुछ फिगर्स दी होंगी, कुछ एंगल्स आपको दिए होंगे और कुछ एंगल्स आपने फाइंड करने हैं। फाइंड कैसे करने हैं, इनका रिलेशन आपस में फाइंड करना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा और बाकी जो एक्सरसाइज है इसके कुछ क्वेश्चंस हैं हम इनकी नेक्स्ट वीडियोस में जल्दी करेंगे। लेकिन आप ये जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है ध्यान से देखिए क्योंकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही से क्लियर हो जाएंगे और जैसे ही आप एक्सरसाइज से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने बैठेंगे तो आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ आती जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल में नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक बटन दबा के अच्छे सा कमेंट लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए ताकि आगे वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।